जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पर एक वीडियो बना के, लगभग 4 वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। यूट्यूब पे है, और जो भी लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो पूरे सीरीज को, पूरे कंटेंट को, ठीक है ना, अगर शुरू से पढ़ेंगे, शुरुआती मतलब कि जो प्रारंभ है उससे पढ़ेंगे, तो मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका जो भी सिलेबस है उत्तर प्रदेश के लेवल का, वो पूरा क्लियर होता जाएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति का उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव था, इसको हमने देखा, और आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का एक अलग ही क्रेज है 1857 की क्रांति में। हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत के आजादी वाले कार्यक्रम में हमने यहां तक बात की थी कि 1857 की क्रांति हुई, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। अब कहीं ना कहीं मैंने आपको यह भी बात बताई थी कि अंग्रेज इस बात पर बड़ा विचार कर रहे थे कि वो देश इतना हिंसक कैसे हो गया जहां के लोग इतने शांति प्रिय हैं। मुझे लगता है कि एक समस्या का समाधान उन्हें मिला। इस समस्या का समाधान कि एक्चुअल में इन्हें भी या इनका भी प्रतिनिधित्व हम दे देते हैं, ताकि जो इनके लोग होंगे वो अपनी समस्याओं का, या जो भी अपनी समस्याएं होंगी अपने लोगों से कहेंगे, और उन लोगों के माध्यम से हमारे पास आएगी, और हम भी सेफ रहेंगे और हमारे लोग भी सेफ रहेंगे। तो कह सकते हैं इस प्रकार से कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों की एक सोची समझी रणनीति थी राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। खैर, हम उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या वर्चस्व रहा है इस चीज पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में कुछ बता दूं। तो आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के नेतृत्व में किया गया था। थोड़ा सा यहीं से एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि अगर अंग्रेज ही इसके संस्थापक या जो प्रयासरत रहे हैं इसके स्थापना में, तो हो सकता है कि अंग्रेजों की सोची समझी चाल रही हो। खैर, कांग्रेस तो कांग्रेस है, इसका हमारे भारत के आजादी में बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए हम उस योगदान के आधार पर यह कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस ना होती तो हमें आजादी ना मिल पाती। बाकी बात की बात अपने जगह पे है, उस पर लेक्चर झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ह्यूम के नेतृत्व में स्थापना किया गया इसका 1885 में, और आपको पता होगा 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है ना, 28 दिसंबर, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में, मुंबई का एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, और इसमें देखेंगे 72 लोगों के द्वारा, सोच लो कि पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मात्र 72 लोग आए, और वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाद में इतना बृहद हो गया कि अंग्रेजों को नाकी चना चबाना पड़ा। किसी भी काम के लिए आपको निकलना तो होगा अकेले ही, किसी भी काम के लिए, और कारवां तो साहब सफलता प्राप्त होने के बाद जुड़ता है। इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने। कांग्रेस पर आरोप लगते थे पहले ये उदारवादी थी, तो इसका उदारवादी भी जरूरी था, नहीं तो उस समय अंग्रेज ले जाके कहीं कोने में दफना देते, कांग्रेस का पता नहीं चलता। लेकिन हमारे लोग, उस समय के लोग, मुझे लगता है समझदार थे, वो जानते थे कि अगर इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई भी बात बोलेंगे तो बात बिगड़ सकती है। इसलिए उन्होंने उनके अत्याचारों को सहा, और बाद में जो गरम दल लोग आए ना, उनके लिए उन्होंने विद्रोह करने का रास्ता प्रशस्त किया। बहुत बड़ी बात थी। पहला अधिवेशन डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष, दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष। हमें उत्तर प्रदेश से मतलब है। जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरी कहानी बनाएंगे, एक वीडियो इस पर भी आएगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में लोगों का मत क्या है और किस दौर में इसकी स्थापना की गई थी। जैसा कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 9 अधिवेशन हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कहां कहां पे कौन कौन अधिवेशन हुए हैं हम उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने अधिवेशन बना दिया है
यहां पर अध्यक्ष थे और यहां पर स्थान। 1888 में उत्तर प्रदेश में अधिवेशन हुआ है, जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे और यह अधिवेशन कहां हुआ है? प्रयागराज। उस समय का नाम रहा होगा इलाहाबाद। अगर इस समय हम इलाहाबाद बोलेंगे तो योगी जी हमें मारने लगेंगे, इसलिए हम प्रयागराज ही बोल लेते हैं। तो अगर पूछेगा कि 1888 का अधिवेशन, या कभी तो यह पूछ देगा उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन हुए हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में 9 अधिवेशन हुए हैं। पहला अधिवेशन 1888 में, उसके जो अध्यक्ष हैं जॉर्ज यूले, इन्हें ही प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। तो अगर कोई पूछेगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, तो जॉर्ज यूले, और यह कहां पे हुआ था? प्रयागराज, ठीक है ना, कहते हैं पवित्र नगर प्रयागराज। अगला 1888 में फिर आप देखेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी, वही डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा एक अध्यक्षता और की गई, और इसका भी जो अधिवेशन की अध्यक्षता किस शहर ने किया था? तो प्रयागराज ने किया था। तो 1892 व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रयागराज। 1899 की अगर बात करें तो 1899 में रमेश चंद्र दत्त, यह अधिवेशन कहां हुआ था? लखनऊ में। फिर अगर देखा जाए 1905 में एक अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले, जिसे गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो यह कहां पे हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। 1910 में एक और अधिवेशन हुआ था, विलियम वेडरबर्न, ठीक है ना, यह भी अंग्रेज अध्यक्ष रह चुका है, और यह कहां पे हुआ था? तो प्रयागराज में। अगर हम बात करें 1916 में, ठीक है ना, जब हमारे यहां होम रूल लीग आंदोलन चला था, तो उस समय अगर देखा जाए तो अंबिका चरण मजमूदर अध्यक्षता किए थे, और यह कहां पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और आपको पता होगा कि इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का एकीकरण कर दिया गया, और मुस्लिम लीग भी, ठीक है ना, कांग्रेस में सम्मिलित हो गई थी सहयोग करने के लिए। तो 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, ठीक है ना, यह काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विलियम वेडरबर्न, यह कहां पे? प्रयागराज। अगर हम बात करें 1925 का जो अधिवेशन है, ठीक है ना, यह हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से भी बनता है, इसके अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, और यह कहां पे हुआ था? कानपुर, जिसे हम कहते हैं चवड़ा नगरी। तो अब यहां से एक और प्रश्न निकल के आता है, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। और उत्तर प्रदेश की या भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1936 में, ठीक है ना, एक और अधिवेशन उत्तर प्रदेश में होता है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और यह कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था, ठीक है ना। 1946 में एक और अध्यक्षता, यह जेबी कृपलानी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी अधिवेशन की, और यह कहां हुआ था? कैची और क्रांति नगरी यानी मेरठ नगरी में हुआ था। तो मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं। 1888 जॉर्ज यूले प्रयागराज में हुआ था। 1892 व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रयागराज में हुआ था। 1899 रमेश चंद्र दत्त लखनऊ में हुआ था। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले वाराणसी में हुआ था। 1910 विलियम वेडरबर्न प्रयागराज में हुआ था। 1916 अंबिका चरण मजमूदर लखनऊ में हुआ था, ठीक है ना। और यहीं पर मुस्लिम लीग और गरम दल एक लोग हो गए थे, जो भी बटे उटे थे 1906-07 में, ठीक है। 1925 सरोजिनी नायडू कानपुर में हुआ था, ठीक है। 1936 ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लखनऊ में हुआ था, और 1946 जेबी कृपलानी के नेतृत्व में मेरठ में हुआ था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश में अधिवेशन 9 अधिवेशन हुए, मैंने आपको पूरे डेट सहित अध्यक्षता किसने किसने की है और कांग्रेस की स्थापना कब की गई, प्रथम अधिवेशन कब हुआ, मैंने पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं तो उनका उत्तर प्रदेश में क्या योगदान रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो भी हमारे आजादी के दौरान या जो भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन पनपे हैं, उसका उत्तर प्रदेश में क्या योगदान रहा होगा। तो जैसे आपको पता होगा कि पहला एक आंदोलन मैंने लिखा है खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन जो अली बंधुओं द्वारा चलाया गया था, लेकिन इसका प्रस्ताव आपको पता होगा कि 20 जून, यहां पर देखना, 20 जून 1920 को इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में, ठीक है ना, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में जो खिलाफत कमेटी की बैठक हुई थी, इसका प्रस्ताव उसमें पारित किया गया था, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? 20 जून 1920 को प्रयागराज में, और किसकी अध्यक्षता में पास किया गया था? तो यह आपको पता होगा महात्मा गांधी की अध्यक्षता में पास किया गया था। और आपको पता होगा कि जो खिलाफत आंदोलन है, बाद में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, ठीक है ना, आपको पता होगा कि इसे समाप्त भी कर दिया गया था 31 अगस्त 1920 को, ठीक है ना। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि जो कमाल पाशा थे, ठीक है ना, सरकार द्वारा खलीफा पद को समाप्त करने के साथ ही, मतलब कमाल पाशा के द्वारा खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। इस बात को आप जान सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले याद रखना कि एक खिलाफत आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो इलाहाबाद
में ही पास किया गया था। अगला है असहयोग आंदोलन, बहुत जबरदस्त आंदोलन, और यहां पर थोड़ा हम रोकेंगे। वह आंदोलन जो कि अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिए कि लगता है कि अब हम भारत से जाने वाले हैं। पहला आंदोलन जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें शिक्षित वर्ग, डॉक्टर, मास्टर, वकील, सभी लोगों ने हिस्सा लिया। सभी लोगों ने अगर देखा जाए तो नौकरी छोड़ दी, अपनी आजीविका का साधन लोगों ने छोड़ दिया, अंग्रेजों की गुलामगिरी लोगों ने छोड़ दिया और गांधी जी के साथ इस आंदोलन में कूद गए। लेकिन उसी दौरान एक कांड होता है, उसका नाम है चौरी चौरा, ठीक है ना, चौरी चौरा, ठीक है। जो कांड होता है 5 फरवरी 1922 को परीक्षा में पूछ देता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा गोरखपुर का एक छोटा सा स्थान है, ठीक है ना। वहीं पर आपको पता होगा कि 70 से 72 पुलिस वालों को, जो भी उग्र क्रांतिकारी थे, इन्होंने जला दिया था। उसी कांड को चौरी चौरा कांड कहते हैं। और चौरी चौरा कांड से दुखित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। हम असहयोग आंदोलन पर व्यक्तिगत एक वीडियो लाएंगे। खैर, फिर भी यहां पर मैं बताऊंगा कि अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी और गांधी जी का ऐसा करना बहुत से लोगों को भाया नहीं, और कई लोगों ने गांधी जी का वहीं से विरोध स्टार्ट कर दिया। जैसे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अपने आईपीएस की नौकरी देखा जाए तो गांधी जी से प्रेरणा लेके छोड़ी थी और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन में कूद गए थे। लेकिन खैर, गांधी जी का विचार कुछ ऐसा रहा होगा, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन बाद में इन्हें हिंसा का आरोप लगता है इनके ऊपर। तो हम बात कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन में भी उत्तर प्रदेश का एक थोड़ा सा झलक मिलता है। बहुत सुंदर कांड जो हुआ है 5 फरवरी 1922 को, चौरी चौरा कांड। इसके बाद गांधी जी द्वारा एक और आंदोलन चलाया गया था, उसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन यही आंदोलन है जिसमें गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। और इस आंदोलन में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर खूब विरोध, क्योंकि गांधी जी एक आइकन थे सर। आप गांधी जी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर सकते कि गांधी जी ये थे वो थे, नहीं थे, हीरो थे, हीरो ऑफ ए मॉडर्न इंडिया। और आपको पता होगा कि इसी खिलाफत आंदोलन के दौरान इलाहाबाद में, यहां पर यानी प्रयागराज में, नहीं तो योगी जी मारेंगे नहीं बोलोगे तो, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू ने एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था करबंदी आंदोलन। तो बिल्कुल याद रखना, कभी प्रश्न पूछ सकता है कि करबंदी आंदोलन किसके द्वारा और कब चलाया गया था, कहां चलाया गया था। तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में पंडित नेहरू द्वारा। और किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आपका करबंदी आंदोलन भी चलाया गया था। तो ये थे थोड़े अच्छे आंदोलन। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके बाद हमारे यहां कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी चले थे। वो क्रांतिकारी वो भी थे, लेकिन बड़े शांति प्रकृति के क्रांतिकारी थे लोग। और अब तो हम मेन क्रांतिकारियों की बात करने वाले हैं। ऐसे क्रांतिकारी, ठीक है ना, जिनका नाम सुनते ही अंग्रेजी सेना और अंग्रेज लोग कांप जाते थे, उनके बीवी बच्चे सब कांप जाते थे। यार वास्तव में हीरो थे हमारे ये लोग। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल, ये सभी लोग एक्चुअल में हीरो थे, ठीक है ना। और वर्तमान में हमारा जो परिदृश्य इन्हीं के लोगों के ऊपर, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि कवर किया जाना चाहिए कि हम अपना आइकन आजकल सलमान खान और ऋतिक रोशन को बनाते हैं। मुझे लगता है कि अगर हमारे आइकन, हमारे प्रेरणा स्रोत चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह होते तो शायद मुझे लगता है कि किसी काम को करने के लिए, या भारत में जो वर्तमान में रेप, हत्या का आरोप बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा, ऐसा नहीं होता। क्रांतिकारी आंदोलन भी उत्तर प्रदेश में बड़ा सक्रिय था। आपको पता होगा कि एक पार्टी का गठन किया गया था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना किए थे सचिंद्र सन्याल, ठीक है ना, सचिंद्र सन्याल, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे 1924 में इसकी स्थापना की गई थी और यह बड़ा खतरनाक एक संगठन था, ठीक है ना। और इसके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो थे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय था वो था आगरा। तो पहले हम बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय कहां था, आगरा में था, ठीक है ना, आगरा में था। और ये जो रिपब्लिकन एसोसिएशन था ना, बहुत खतरनाक था। बाद में इसी, जब सचिंद्र सन्याल की मृत्यु हो जाती है, या इसके बाद इसी संगठन का
मोटिवेट कर दिया गया, उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है ना, जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने किया था। यहां पर भी आप देखेंगे जो इसके चीफ है ना, वो आपके चंद्रशेखर आजाद भी हैं, और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनेगा उसके भी चीफ कौन रहेंगे? चंद्रशेखर आजाद। अर्थात अगर देखा जाए तो पांडे जी बड़े खतरनाक थे, बहुत खूंखार थे, ठीक है ना। चंद्रशेखर आजाद, बायोग्राफी या फिर चंद्रशेखर आजाद पढ़ना, मजा आएगा। तो अगर देखा जाए तो एक उत्तर प्रदेश में घटना हुआ था 9 अगस्त 1925 को, काकोरी कांड, ठीक है ना। ट्रेनियां लूट दिए थे हम लोग, हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का खजाना थोड़ो है यार, ये तो हमारा खजाना है, और हमारे खजाने को हम अंग्रेजों के युद्ध के खिलाफ प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो काकोरी कांड यही है। इसमें एक ट्रेन थी, उसमें जो भी खजाना था उसको गायब कर दिया गया था, ठीक है ना। इसी को काकोरी डकैती कहा जाता है। और आपको पता होगा इस काकोरी डकैती को करने वाले कौन थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही आदमी थे, इस बात को भी याद रखना। इसके बाद आप देखेंगे कि जो काकोरी डकैती हुई थी, इस दौरान बहुत से लोग, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई, ठीक है ना। इसके बाद बहुत से लोग जैसे मनमथ नाथ गुप्ता आदि क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास दे दिया गया। तो बहुत बड़ी बात है ऐसे क्राइम कम करना। देखो मैं फिर बोलूंगा कि अगर हम इनका समर्थन नहीं कर सकते तो एक बार सोचने की बात है कि ये किस लिए लड़ रहे थे। भगत सिंह के माता पिता को अंग्रेजों ने कभी कुछ नहीं कहा, ठीक है ना, या माता पिता का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, भगत चंद्रशेखर आजाद का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। वो चाहते थे कि भारत जो ये अंग्रेज हैं, जो श्वेत लोग हैं, इनके अत्याचारों से ग्रसित है, उससे मुक्त हो जाए। तो ऐसे काम करने की उन्हें जरूरत पड़ी। अगला है पॉइंट, 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में के शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर के सहयोग से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। तो प्रश्न यहां से क्या बनेगा? पहले प्रश्न पर चर्चा, फिर कहानी पर चर्चा। कि सेंट्रल असेंबली बम कांड कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को, ये सभी लोग जानते हैं। और इसके मुख्य अभियुक्त कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। लेकिन उसमें, ठीक है ना, जो योगदान दिया था, मतलब कि ऐसा करने के लिए उसमें कौन कौन लोग थे भैया? शिव कुमार शर्मा और जयदेव, वही जयदेव जो कि भगत सिंह राजगुरु, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, बटुकेश्वर दत्त के साथ ये भी जो सेंट्रल बम असेंबली में बम फेंका गया था, जो सेफ्टी बेल पेश हो रहा था उसी के परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें मेन अभियुक्त थे आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और बटुकेश्वर दत्त ने, आपको पता होगा कि जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं ना मित्रों, तो याद करना उन्होंने एक शब्द बोला था कि सरकार, इस बहरी सरकार को मैंने ये बम इसलिए फेंका है क्योंकि उसे कानों में आवाज गूंज जाए और पता चल जाए कि भारत क्या चाहता है। तो 8 अप्रैल 1929 को उत्तर प्रदेश में के शिव कुमार वर्मा और जयदेव कपूर के सहयोग से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो बम बना था यहां का, बहुत राज की बात है, 8 अप्रैल 1929 के सेंट्रल असेंबली बम कांड में जो बम यूज किया गया था वो सहारनपुर में यूज किया गया बना था। सहारनपुर के बम फैक्ट्री में वो बम बना था, और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, अभी याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, वो इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे, ठीक है ना। और इनका एक वक्तव्य था कि हम मरेंगे तो अपने गोली से ही मरेंगे, अंग्रेजों की गोली की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो भगत चंद्रशेखर आजाद के शरीर को छू दे। और वास्तव में 27 फरवरी का वो काला सा दिन 1931 का, जहां पर अल्फ्रेड पार्क को कुछ गीदड़ों ने एक शेर को घेर लिया, लेकिन शेर तो शेर ही होता है साहब, एक गोली बची थी। बाद में उसी एक गोली से चंद्रशेखर आजाद ने अपने को शूट कर लिया और शहीद हो गए। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब आजाद पार्क के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है ना, वो इलाहाबाद कहां पे? आपका उत्तर प्रदेश में। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ किसान आंदोलन भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास में बहुत बड़ा इनका योगदान है, ठीक है ना। और किसान, बहुत ज्यादातर किसान उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। आप गेहूं का उत्पादन देख लो, दूध का उत्पादन देख लो, सर्वाधिक खाद्यान्न के उत्पादन के क्षेत्र में देख लो, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रह चुका है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में किसानों की भी बात बहुत जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश में कुछ किसान आंदोलन हुए हैं, उन किसान आंदोलन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है कि उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन, ठीक है ना। यह उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन हुआ था 1918 में, और इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे, आपको पता होना चाहिए, पंडित मदन मोहन मालवीय, और कई लोग हैं यहाँ पे। एक है गौरी शंकर मिश्र, ठीक है ना। पंडित मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र, ये दो लोग, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन 1918 में हुआ था इसका नेतृत्व किए थे। इसके बाद अवध किसान आंदोलन 1920 में हुआ था, और इसके जो नेता थे उनका नाम था बाबा रामचंद्र, ठीक है ना। तो अवध किसान आंदोलन कब हुआ था? प्रश्न पूछ सकता है, 1920 में। और
किसके मतलब किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में हुआ था। वहीं अगर बात करें, एक है एका आंदोलन, कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। एका आंदोलन की अगर बात करें तो एका आंदोलन 1921 में हुआ था, ठीक है ना। और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था। तो कभी भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि एका आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है, तो बिल्कुल याद रखिएगा मदारी पासी। कब यह आंदोलन किया गया था, 1921 में। इसके बाद लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, अखिल भारतीय किसान सभा, यह हुआ था 1936 में। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे स्वामी सहजानंद, ठीक है ना, और इंदुलाल याग्निक, कई लोग थे लेकिन यहां पर जो मेन थे उनका नाम था स्वामी सहजानंद, ठीक है ना। इसीलिए आपको पता होगा स्वामी सहजानंद को किसानों का नेता कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। तो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में हुई थी। तो ये यहां तक की कहानी उत्तर प्रदेश के प्रमाण में मिलती है। अब जो भी अगर हम देखेंगे कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश अलग कर दिया गया, उसके प्रथम मुख्यमंत्री बने, तो हम राजनीति जब पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश का तो उसमें कवर करेंगे। अब स्टार्ट किया जाएगा उत्तर प्रदेश का भूगोल, और उत्तर प्रदेश के भूगोल को भी बाकायदे कवर किया जाएगा। उम्मीद है कि अब अगर आप पूरे वीडियो को कवर कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य में आपको कोई दुख नहीं होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।